नमस्कार बच्चों, अरिहंत क्लासेज की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड की जो सेकंड बुक है जिसका नाम है पीयूष प्रभा, उसे हम सेकंड चैप्टर है उसी के अंदर सत्य के प्रयोग उसे पढ़ रहे थे और अब तक इसमें 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं और आज ये तीसरा वीडियो है। यहाँ हम लोग जानने वाले हैं कि गांधी जी जब इंग्लैंड में रहते थे और वहाँ अन्न आहार को लेकर जो प्रयोग कर रहे थे तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनका जो महत्व है अनाहार के प्रयोगों के प्रति वो अधिक हो गया, लेकिन गांधी जी के मित्रों को चिंता रहती थी। तो चलिए हम देखते हैं कि जब गांधी जी के जो मित्र थे उनको किस बात की चिंता रहती थी और उनको क्या क्या प्रयास करने पड़े। तो हम इसी के अंदर अगला जो बिंदु है वो लिखते हैं दूसरे नंबर पर कि अपन ये बात कर सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ हैं। तो गांधी जी के मित्रों की चिंता एवं उनके प्रयास, यानी क्या तो चिंता थी उनको और वो क्या प्रयास कर रहे थे गांधी जी में परिवर्तन लाने के लिए या उन्हें सुधारने के लिए। तो आप ये बताएंगे कि जब गांधी जी इंग्लैंड में रहते थे तो वो अन्न आहार को लेकर जिस तरह प्रयोग कर रहे थे तो गांधी जी के मित्रों को हमेशा इस बात की चिंता रहती थी और गांधी जी ये मानते थे कि ये वो प्रेमवश ऐसा करते थे कि अगर गांधी जी मांस नहीं खाएंगे तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, विलायती समाज में घुल मिल नहीं पाएंगे, ठीक है ना, और केवल मूर्ख या बुद्धू बनकर वो रह जाएंगे, पोथी पंडित बनकर रह जाएंगे, जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए उनके मित्रों ने कोशिश करी कि उन्हें अपने साथ ले जाकर होबर्न भोजनालय में भोजन करवाया जाए और वहाँ उन्होंने उसे मांस खिलाने की योजना बनाई। तो ये उनके मित्रों की चिंता भी थी और उनका प्रयास भी था। तो इसे मैं नोट नहीं करवा रहा हूँ, या आप खुद बनाना कि गांधी जी के मित्रों को हर समय इस बात की चिंता रहती थी कि गांधी जी जिस तरह अन्न आहार को लेकर प्रयोग कर रहे हैं उससे वो कहीं अंग्रेजी समाज में घुल मिल नहीं पाएंगे और वो अगर मांस नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे और केवल पोथी पंडित बनकर रह जाएंगे और उनका जीवन इसी तरह के प्रयोगों में व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए उनके मित्रों ने अंतिम रूप से प्रयास किया कि अपने साथ होबर्न भोजनालय में ले जाकर उन्हें मांस खिलाने की योजना बनाई, किंतु गांधी जी ने जब वहाँ उस भोजन गृह में सूप परोसने वाले बैरे से पूछना चाहा क्या इसमें मांस पड़ा है, तो इस पर गांधी जी का मित्र जो है चिढ़ गया और कहा कि ये जंगलीपन यहाँ नहीं चलेगा, बाहर जाकर किसी दूसरे भोजनालय में भोजन कर लो। तो गांधी जी इस बात से प्रसन्न होकर जब बाहर गए तो वहाँ देखा कि रात का समय काफ़ी अधिक हो गया था, इसलिए उस रात गांधी जी को भूखा रहना पड़ा। तो ये सब डिटेल आप लोग सुन करके अपनी कोशिश करते हुए आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ गांधी जी के मित्रों की चिंता आ गई, ठीक है, और उनका जो प्रयास करा वो मैंने आपको समझा दिया। और तीसरी जो बात आती है इसके अंदर बच्चों वो हम लोग ध्यान रखेंगे, सभ्य बनने की धुन, सभ्य बनने की धुन। अब ये 3 तरह से आप चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। अब सभ्य बनने की जो धुन है इसके लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि गांधी जी ने अपने अन्न आहार की कमजोरी को छिपाने के लिए और उस विलायती समाज में, उस अंग्रेजी समाज में घुल मिलने के लिए उन्होंने सभ्यता के दूसरे लक्षण सीखने आरंभ किए, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या लक्षण आरंभ किए ये मैं आपको समझा चुका हूं, मैं नोट करा देता हूं, ठीक है ना। गांधी जी ने अपनी अन्न आहार की कमजोरी को छुपाने के लिए और अंग्रेजी समाज में घुल मिलने के लिए सभ्यता के दूसरे लक्षण सीखने आरंभ
किए। सभ्य पुरुष को नाचना आना चाहिए, ऐसा सोचकर वे नाचना या नृत्य करना है, ऐसे लिख सकते हो, नृत्य करना सीखना आरंभ कर दिया। आरंभ कर दिया। वायलिन बजाना, वायलिन बजाना सीखा। लच्छेदार भाषण सीखे। आईने के सामने खड़े होकर टाई बांधने की कला सीखी। अपने भाइयों से दोनों जेबों में लटकने वाली सोने की चैन मंगवाई। चिमनी टोपी पहनना। चिमनी टोपी पहनना। बालों में सीधी मांग निकालना इत्यादि कार्य उन्होंने सभ्य बनने के लिए सीखे। ठीक है, अब ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखवाया आपको, आप इसको पूरा विस्तार से भी याद करना है, क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है निबंधात्मक तो फिर हम कैसे लिखें वो आपको मालूम होनी चाहिए बातें, और छोटे रूप में भी आपको लिखना आना चाहिए कि भाई गांधी जी ने अपनी अनाहार की कमजोरी को छिपाने के लिए और उन्होंने सभ्यता के दूसरे ही लक्षण सीखने आरंभ कर दिए, वो उस विलायती समाज में घुल मिल सके, इसलिए उन्होंने सभ्यता के दूसरे लक्षण सीखे। सभ्य पुरुष जो होता है उसे नाचना आना चाहिए, इसलिए उन्होंने नाचना आरंभ कर दिया, नाचना या नृत्य करना सीखना आरंभ कर दिया। वायलिन बजाना सीखा, लच्छेदार भाषण सीखे, आईने के सामने खड़े होकर टाई बांधने की कला सीखी, अपने भाइयों से दोनों जेबों में लटकने वाली सोने की चैन मंगवाई, चिमनीदार टोपी पहनना, बालों में सीधी मांग निकालना इत्यादि कार्य उन्होंने सभ्य बनने के लिए सीखे थे। और ये सभ्य बनने की जो धुन है गांधी जी पर लगभग 3 महीने तक चली, तभी उन्होंने बैल साहब की एक पुस्तक पढ़ी। ठीक है ना, तो उन्होंने जो बैल साहब की पुस्तक पढ़ी थी तो उस पुस्तक का नाम भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, बैल की पुस्तक, तो ये जो बैल की पुस्तक का नाम है इसे आप ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट ठीक है, बैल की पुस्तक है स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी और पढ़ी। इसे पढ़ने के बाद क्या परिणाम हुआ कि गांधी जी को होश आया। होश आने का मतलब बेहोश थोड़ी ना हो रहे थे, मतलब एक अलग ही नशे में थे सभ्य बनने की, तो उनको होश आया
यानी एक लाइन आती है कि बैल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई और मैं जागा। इसको एक क्वेश्चन के रूप में आपको नोट करना है कि बैल साहब ने घंटी बजाई और मैं जागा। तो इसके बाद गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया हुई, तो आपने बताना है कि जब गांधी जी ने बैल साहब की पुस्तक स्टैंडर्ड एल्केमिस्ट पढ़ी तो उसके बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि कौन सा हर समय उन्हें उस अंग्रेजी समाज में रहना है। नाच नाच कर कोई व्यक्ति सभ्य कैसे बन सकता है, लच्छेदार भाषण सीख कर मैं क्या करूँगा, वायलिन बजाना तो मैं अपने देश में भी सीख लूँगा। इन सभी चीज़ों को वह करता हुआ और उन्हें सबको त्याग देता है और विद्यार्थी के रूप में बन जाता है। तो ये जो पोर्शन है सभ्य पोशाक, इसके अंदर गांधी जी ने क्या संदेश देने की कोशिश की है, क्या शिक्षा देने की कोशिश की है, ये समझिएगा कि प्रस्तुत अंश में गांधी जी ने शिक्षा दी है कि एक विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी काल में केवल विद्या अध्ययन करनी चाहिए, अपने व्यवसाय अपने करियर से संबंधित उसे तैयारी करनी चाहिए, और ये जो बाहरी दिखावा है या जो तड़क भड़क की जिंदगी है उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन की स्पीड को कम करती है। समझ में आई नहीं आए? इसलिए विद्यार्थी तो जितना सिंपल रह सके उसे उतना ही सिंपल रहना चाहिए, क्योंकि उसका एक काम है विद्या अध्ययन करना। बाकी बाहरी जो दिखावा है, बाहरी जो संसार है, उससे हमें बचकर रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में एक अच्छी दिशा में कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो ये पहला सभ्य पोशाक शीर्षक ही पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग इस पर तीसरा वीडियो चल रहा है आज। इसके अंदर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सभी टाइप के जो प्रश्न हैं वो आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे या मैं आपको PDF फॉर्म में दे दूंगा, और ये पूरी चीज़ें जो बताई है इन्हीं को देख करके उन प्रश्नों का जो उत्तर है वो स्वयं आपको नोट करना है, लिखना है, सबके उत्तर निकालने की, हाँ भाई ये क्वेश्चन है अब इसका उत्तर क्या आएगा। इस तरह से आपको बातें बनानी है इसी पूरे पैराग्राफ में से। समझ बैठी बात? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरे जो शीर्षक है उसकी शुरुआत कर रहे हैं अब। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर का शीर्षक है जिसका नाम है बलवान से भिड़ंत। बलवान से भिड़ंत। अब ये जो दूसरा शीर्षक हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, इसके अंदर गांधी जी ने ये संदेश दिया है कि हमें कभी भी अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। हमें अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हमारी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। और ये जो घटना है ये दक्षिण अफ्रीका की है। ये कहाँ की घटना है? ये दक्षिण अफ्रीका की घटना है। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कब गए थे? 1893 ईस्वी में गए थे। और कब तक रहे थे वो वहाँ पर? 1915 ईस्वी तक। ठीक है। और क्या कर रहे थे भैया? यहाँ पर कौन सा व्यवसाय कर रहे थे वो? यहाँ वकील के रूप में गए थे, वो वकालत का कार्य कर रहे थे। और उन दिनों गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में कहाँ रहते थे? ट्रांसवाल में रहते थे। कहाँ रहते थे?
ट्रांसवाल में रहते थे। यानी गांधी जी उन दिनों ट्रांसवाल में रहते थे। तो ये जो ये है बलवान से भिड़ंत है, इसमें गांधी जी बताते हैं कि जो एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना था वो जोहानिसबर्ग में था। कहाँ पर था? जोहानिसबर्ग में था। और जोहानिसबर्ग के अंदर जो थाना था उसके जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट थे। वहाँ पर चीनी और भारतीय लोग भी रहते थे। तो वहाँ चीनी और भारतीय लोगों का शोषण होता था, उनके अधिकारों का रक्षण नहीं होता था, रक्षा नहीं होता था। जो हक वाले होते थे, जिनका अधिकार होता था, वो थाने में अपनी बात को कह नहीं पाते थे। और जिनका हक नहीं है, बिना हक वाले हैं, वो 100 पौंड देकर यानी रिश्वत देकर के और अपने काम निकाल लेते थे। उन दिनों गांधी जी ट्रांसवाल में रह रहे थे। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई मेरे पास रोज़ शिकायतें आने लगी, तो मुझे लगा अगर मेरे रहते हुए दक्षिण अफ्रीका के अंदर भारतीय लोगों के ऊपर या चीनी लोगों के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर अन्याय हो, अत्याचार हो, ये शोभा की बात नहीं है। तो गांधी जी ने क्या काम किया? उस थाने के जो अधिकारी थे, जो भ्रष्ट थे, उनके विरुद्ध उन्होंने साक्ष्य यानी कि जो गवाह है उनको एकत्रित करना आरंभ कर दिया। उन गवाहों को, साक्ष्यों को इकट्ठा करना शुरू। और जब उनके पास यानी गांधी जी के पास पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य, गवाह इकट्ठे हो गए तो उनको ले करके गया वो, और वहाँ उस थाने का जो पुलिस कमिश्नर था, उस पुलिस कमिश्नर से मिले। जैसा कि गांधी जी जानते थे वैसा ही वह पुलिस कमिश्नर भी जानता था कि यहाँ अंग्रेज़ों में, यहाँ जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर गोरे पंचों की यानी कि गोरे अंग्रेज़ों की क्या है? सरकार है। और किसी भी कीमत पर गोरे पंचों के द्वारा उन गोरे अंग्रेज़ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन कमिश्नर बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने गांधी जी को विश्वास दिलाया और कहा कि अगर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो गुनाह हैं या उनके द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनको उजागर ही ना किया जाए। इसलिए मैं तो जा कर के वहाँ उनके कमियों को ज़रूर निकालूंगा। तो जो कमिश्नर हैं उन्होंने विश्वास दिलाया। उनकी चार्जशीट जो है, फाइल जो है, न्यायालय में पेश की गई। अब हुआ क्या, उनमें से एक जो अधिकारी वो तो भाग गया था, उसकी भागने की खबर भी न्यायालय के पास पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी उन दोनों लोगों को, दोनों अधिकारियों को रिहा कर दिया गया। अब इस बात से गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। उन्हें अपने जो वकालत का पेशा था, व्यवसाय था, उससे अरुचि होने लगी कि जो ताकत, जो काम किसी अपराधी व्यक्ति को सजा देने के लिए किया जाता है इस्तेमाल, वो किसी अपराध को छुपाने में किया जाए, इसलिए न्याय ही उसको लिए सही नहीं लगा गांधी जी को। अब हुआ ये था कि इतने दिनों से ये जो खबरें थी अखबारों में प्रकाशित होती थी, तो उन अधिकारियों के द्वारा जो कारनामे किए गए थे वो बहुत ज़्यादा उजागर हो गए थे। इसलिए अंग्रेजी सरकार जो थी उस समय दक्षिण अफ्रीका में, वो चाह कर के भी उन अधिकारियों को दोबारा से नियुक्त नहीं कर पाई। इस तरह हुआ क्या कि गांधी जी की एक तरह से विजय हुई और गांधी जी के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा। यद्यपि गांधी जी को अंग्रेज अधिकारियों के जो कार्यालय थे, विभाग थे, उनके विरुद्ध कई बार लड़ना पड़ा, क्योंकि मुकदमा आता था, लड़ना पड़ता था। लेकिन गांधी जी के ऊपर जो है उन अंग्रेज अधिकारियों का विश्वास बना रहा। कारण क्या था कि एक बार ऐसी स्थिति होती है कि जब वो दोनों अधिकारी, उनके भूखा मरने की स्थिति आ जाती है, तो गांधी जी के पास उन अधिकारियों का एक मित्र आया और उसने कहा कि अगर तुम कहो तो उन लोगों को दक्षिण अफ्रीका की जो म्युनिसिपैलिटी है उसके अंदर उनको नौकरी मिल जाएगी। तो गांधी जी ने
उन लोगों को वापस से नौकरी पर नियुक्त करवा दिया। कारण क्या था कि गांधी जी ये कहते थे कि व्यक्ति और उसका काम, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बच्चों, कि व्यक्ति और उसका काम ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छे बुरे कर्म करने वाले, कार्य करने वाले लोगों के प्रति भी मन में प्रेम और सद्भावना होनी चाहिए। हमें व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए काम की निंदा करनी चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति की निंदा करेंगे तो वो तो अपने आप में ही एक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाने जैसी बात हुई। इसलिए गांधी जी ये कहते थे कि व्यक्ति और उसके काम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अब यहाँ ये पूरी चीज़ें यहाँ समझ में बैठ रही होंगी कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा, यानी बड़े से बड़ा जो थाना था वो कहाँ पर है, जोहानिसबर्ग में है। कहाँ पर था, जोहानिसबर्ग में था। वहाँ पर चीनी और भारतीय लोगों का रक्षण नहीं, उनका भक्षण होता था। समझ बैठी बात? तो ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, जो प्रश्न है वो मैं आप लोगों को नोट कर देता हूँ। अब देखिए, अब हम एशियाई अधिकारियों की ओर लौटे। बलवान से भिड़ंत, इस शीर्षक को हम पढ़ रहे हैं। अब हम एशियाई अधिकारियों की ओर लौटें। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा जो थाना था वो जोहानिसबर्ग में था। मैं ये देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि लोगों का रक्षण नहीं होता है, बल्कि भक्षण होता था। मेरे पास रोज शिकायतें आती थी। हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100 पौंड देकर चले आ रहे थे। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मेरी भी यही भावना थी। यदि ये सडांध दूर ना हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा। मैं प्रमाण जुटाने लगा, सबूत, साक्ष्य इकट्ठे करने लगा। जब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से, धैर्य से सुना और प्रमाण उपस्थित करने के लिए कहा। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए थे। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों के द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। उसने कहा, फिर भी हम प्रयत्न तो करें। कमिश्नर ने कहा, फिर भी हम प्रयत्न तो करें। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा, न्यायालय द्वारा छोड़ दिए जाएंगे, इस डर से उन्हें पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। यानी कमिश्नर ने गांधी जी को विश्वास दिलाया कि मैं अपनी कोशिश के अंदर, अपने प्रयास में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो विश्वास था ही। दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमजोर प्रमाण थे। दो के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतएव दो के नाम वारंट निकले। मेरा आना जाना छिपा रह ही नहीं सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्राय प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ आता जाता हूँ। इन दो अधिकारी, यानी जो दो अधिकारी जिनके विरुद्ध गांधी जी ने वारंट निकलवाया, इन दो अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही। वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते थे और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुंचाते थे। यहाँ मुझे यह समझना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का जो अत्याचार था, यानी उन दोनों अधिकारियों का जो अत्याचार था, इतना अधिक था कि उन्हें ज़्यादा गुप्तचर नहीं मिल पाए, उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद ना होती तो ये अधिकारी कभी पकड़े ही ना जाते। इन दो में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया।
मुकदमा चला, प्रमाण भी मजबूत थे, सबूत भी मजबूत थे, और एक के तो भागने का प्रमाण खुद न्यायालय के पास पहुंच चुका था, फिर भी दोनों छूट गए। मुझे तो बड़ी निराशा हुई, यानी गांधी जी को बड़ी निराशा हुई। पुलिस कमिश्नर को भी बहुत दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गई। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता है, ये देखकर मुझे तो बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। दोनों अधिकारियों का अपराध इतना अधिक हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख ना सकी। दोनों बर्खास्त हो गए और एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ। अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा और उनकी हिम्मत भी बंधी। उन दोनों अधिकारियों को हटा दिया गया। इससे मेरी जो प्रतिष्ठा थी दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी की जो प्रतिष्ठा है वो और ज़्यादा बढ़ गई और मेरे धंधे में भी वृद्धि हो गई। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पौंड हर महीने रिश्वत के रूप में जाते थे, उनमें से बहुत कुछ बचने लगे। ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची होगी, लेकिन बेईमान जो थे वो तो अब भी रिश्वत खाते थे। पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक लोग थे, ऑथेंटिक लोग थे, वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। मैं कह सकता हूँ कि इन अधिकारियों के इतने अधम, इतने नीच होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी नहीं था। यानी कि ये अधिकारी कितने ही क्रूर क्यों ना हो, लेकिन गांधी जी के मन में उनके प्रति कोई विद्रोह नहीं था, कोई उनके मन में कोई बुरी भावना नहीं थी। मेरे स्वभाव को वो जानते थे और जब उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की थी। यदि मेरा विरोध ना हो, यानी गांधी जी का विरोध ना हो, तो उन्हें जोहानिसबर्ग की म्यूनसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी। उनका एक मित्र मुझे मिला, यानी उन अधिकारियों का एक मित्र गांधी जी को मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया। उन्हें नौकरी मिल भी गई। मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क में आया था वो मेरी तरफ से बिल्कुल निडर रहने लगे, निर्भय रहने लगे, और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वो मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था। इसे मैं उस समय ठीक से जानता नहीं था। ये तो मैं बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और ये अहिंसा का एक विशेष अंग है। मनुष्य और उसका काम, ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। अंडरलाइन कर लो ये क्वेश्चन। मनुष्य और उसके काम ये दो अलग वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे काम के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर और दया रहनी चाहिए। ये चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण इस संसार में विष फैलता रहता है। सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है। मैं प्रति क्षण हर समय यह अनुभव करता हूँ कि जब तक ये अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है, क्योंकि हम सब एक ही कूंची से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान हैं। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियां निहित हैं। व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है। तो देखिए यहाँ इस अंश के अंदर गांधी जी ने बहुत सी बातें आपके सामने बताई हैं कि हमें कभी भी किसी भी अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति के अत्याचारों को सहन नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी कह रहे हैं कि भाई वहाँ जो अफ्रीका के अंदर जोहानिसबर्ग का थाना था, तो वहाँ पर एशियाई अधिकारी
का सबसे बड़ा थाना था। वहाँ पर अधिकारी ऐसे थे जो भ्रष्ट थे, रिश्वतखोर थे। गांधी जी कह रहे हैं कि वहाँ भारतीय लोग रहते थे, चीनी लोग रहते थे, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं होती थी, उनको रिश्वत देने के लिए विवश कर दिया जाता था, हक वाले शामिल नहीं हो पा रहे हैं, और बिना हक वाले लोग जो हैं वो 100 पाउंड दे करके क्या होते जा रहे हैं, शामिल होते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है बच्चों, जोहानिसबर्ग थाना है उसकी क्या समस्या थी और इस समस्या का निदान करने के लिए गांधी जी ने क्या सोचा। भाई जो जोहानिसबर्ग का थाना था उसकी क्या समस्या थी, तो आप बता सकते हैं आराम से कि भाई एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना जो है वो जोहानिसबर्ग में था, और इस थाने की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ पर चीनी और भारतीय लोगों के जो अधिकार थे उनकी रक्षा नहीं होती थी, बल्कि उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा था। यहाँ के जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट, बेईमान और रिश्वतखोर थे, और उस समय जो गांधी जी थे वो ट्रांसवाल में रहते थे। तो गांधी जी जो है ट्रांसवाल में रहते थे। तो जब गांधी जी के पास ये समस्याएं आने लगी, ये शिकायतें आने लगी, तो गांधी जी ने उन अधिकारियों के विरुद्ध पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य इकट्ठे किए और उनको ले जाकर वह थाने का जो पुलिस कमिश्नर था उससे मिला, और पुलिस कमिश्नर ने उन दोनों को न्यायालय में पेश किया, और न्यायालय से छूट जाने पर भी उन अधिकारियों को फिर से नियुक्त नहीं किया जा सका। इस तरह इस समस्या का क्या पाया गया, निदान पाया गया। तो देखिए अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो मैं कह रहा हूं कि सारे प्रश्न आप बहुत आसानी से कर देंगे। अब देखिए आगे का प्रश्न मैं पूछूं, जोहानिसबर्ग थाने की समस्या लेकर गांधी जी किसके पास गए और उसने गांधी जी से क्या कहा। अब देखो जोहानिसबर्ग थाने की समस्या को लेकर गांधी जी किससे मिलने गए, थाने के कमिश्नर से मिलने गए, और उन्होंने गांधी जी से क्या कहा कि भाई जैसा तुम देख रहे हो ना कि यहाँ गोरे पंचों की सरकार है, और गोरे पंचों के द्वारा उन गोरे अधिकारियों को सज़ा दिलाना आसान नहीं है, किंतु उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी ऐसा सोच करके उनके जो कारनामे हैं या उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो पेश ना किए जाएं न्यायालय में, तो ऐसा भी नहीं है। इसलिए मैं तो उनको ज़रूर पेश करूंगा, और इस तरह से ये बात आप बताएंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो उन्होंने कमिश्नर से बात को धैर्य से सुना भी और प्रमाण उपस्थित करने के लिए भी कहा। तो गांधी जी के बयान भी उसने स्वयं लिए और कहा कि सब कुछ समझते हुए भी मैं उनको पकड़वाऊंगा, इस काम में मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोरे अधिकारी क्यों छूट गए, उसकी प्रतिक्रिया गांधी जी पर क्या हुई। तो इसका उत्तर भी आप बताएंगे। भाई गोरे अधिकारी क्यों छूट गए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के अंदर गोरे पंचों की सरकार थी, और गोरे पंचों के द्वारा गोरे अधिकारी जो थे उनको सज़ा दिलाना आसान नहीं था, ठीक है। तो पर्याप्त मात्रा में सबूत होने पर भी उन्हें कोई सज़ा नहीं मिल पाई और उन्हें न्यायालय से छोड़ दिया गया। तो बड़े आसान हैं अगर आप इन चीज़ों को सीखते चलेंगे तो। नेक्स्ट है देखिए, मनुष्य और उसका काम, इस विषय पर गांधी जी ने क्या विचार व्यक्त करे। भाई गांधी जी का विचार था कि मनुष्य और उसके काम ये दोनों अलग हैं। अच्छे काम करने वाले के प्रति आदर और बुरे काम करने वाले के प्रति तिरस्कार करना ही चाहिए, किंतु व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाना ये हमारे लिए शोभा नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही कूंची से बने हुए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान है। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ कोई ना कोई नियुक्त तो जरूर होगा, और उस व्यवस्थापक के विरुद्ध आवाज़ उठाना या उस व्यवस्थापक के विरुद्ध विरोध करना ये किसी भी तरह से सही नहीं है। इसलिए व्यक्ति और उसका काम दो अलग अलग चीज़ें हैं, और इसी बात को वो यहाँ इस पद के अंदर
क्लियर कर रहे हैं, समझा रहे हैं आप लोगों के सामने। तो देखिए ये पूरा ढंग से आप लिख लेंगे कि भाई एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना जो है जोहानिसबर्ग में था। कहाँ पर था? जो एशियाई अधिकारी हैं, एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था। ठीक है, तो एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा जो थाना था वो जोहानिसबर्ग में था। और यहाँ पर किन लोगों के ऊपर अत्याचार होता था? यहाँ पर चीनी प्लस भारतीय लोगों का रक्षण नहीं होता था, बल्कि भक्षण होता था। थाने में गांधी जी किससे मिले थे? तो थाने के अंदर गांधी जी पुलिस कमिश्नर से मिले थे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो इन्हीं चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। बस इससे शिक्षा ही मिल रही है कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए और उसे कभी सहन नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा हमको यहाँ मिलती है, और तो कोई इसके अंदर प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप लोगों को करना है। तो आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें, समझते रहें। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। आगे की जो बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी बच्चों। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।